हेलो सर। हेलो नित्या, नीरज कुमार लखनऊ से। जी ये सर हम ये राइटर्स भी हैं, इन्होंने 13 से 15 किताबें भी लिखी हैं और डीओपीटी में ये वरिष्ठ ट्रेनर, ए क्लास ट्रेनर रहे हैं सर। और उत्तर प्रदेश से आज हमारे वक्ता हैं, ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की ओर से। जी नीरज जी बताएं। सर मैं इतनी देर से सुन रहा हूं, हमारी आज की चर्चा केवल मणिपुर डिसीजन पे कन्फाइंड है, जबकि ज्यादातर लोग भटक रहे हैं। ये होना चाहिए, होना चाहिए। मेरे हिसाब से मैंने खोल भी रखा है सामने, एक एक लाइन देख भी रहा हूं। बहुत स्पष्ट जजमेंट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कहीं नहीं कहता है कि इसमें ये नहीं दिया जाएगा, वो नहीं दिया जाएगा। केवल इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं लोग। और मेन पॉइंट है, कह रहा है धारा 18 और 19 में एक बहुत माइनर डिफरेंस बताते हुए ये कह रहा है कि धारा 19 जो है वो 18 से बेटर है। केवल इतनी चीज कह रही है जिसको हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और ये प्राप्तकर्ता, सूचना प्राप्तकर्ता पर छोड़ रहा है कि आप 18 में जाए या 19 में जाए। हाँ, एम्बिग्युइटी कहाँ कर दी है एक, जब ये कहता है 18 में सूचना नहीं दी जा सकती। ठीक है, आप सूचना नहीं देते तो 18, 19, 20 की पेनल्टीज जो लगाते हैं वो करते हैं, 18 की भी करते हैं, 19 भी करते हैं। ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को डिसाइड करना है कि वो किस पावर में क्या पार्ट करें। इंक्वायर एंड इन्वेस्टिगेट धारा 18 में करें, और डिसीजन जो है और सूचना धारा 19 में दिलाएं, 19(3) में। वहां सूचना आयुक्त महोदय भी एक से एक काबिल है, मैं कोई उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, मगर जब उनके पास क्वासी जुडिशियल बॉडी है, 18(3) में आप देखिए, उनको पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है। तो क्वासी जुडिशियल बॉडी में आकर के उन्होंने इंक्वायर करा और 19 में उन्होंने सूचना दिलवाई। कहां एम्बिग्युइटी है इस मणिपुर जजमेंट में? मुझे कोई ये समझा दे। ये तो हम लोग अपने अपने फायदे के लिए अननेसेसरी बहस कर रहे हैं। कुछ जैसे राहुल जी आपने कहा, जो लोग एंटी ट्रांसपेरेंसी है वो इसका मिसयूज कर रहे हैं, मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। वास्तव में यही है। पूरे मैंने मेन पॉइंट्स मेरे सामने इस समय कंप्यूटर पे खोले हुए हैं, एनलार्ज करा हुआ हूं। मैं खासतौर से इनका एक पढ़ना चाहूंगा। We are of the view that section 18 and 19 of the act serve two different purposes and lay down two different procedures, and they provide two different remedies. One cannot substitute for another. मतलब एक दूसरे का 18 और 19 एक दूसरे के पूरक नहीं है किसी भी। और वो इसीलिए है क्योंकि 18(3) में आपको क्वासी जुडिशियल पावर्स ऑफ अ मजिस्ट्रेट दे दी गई है, जो 19 में नहीं है। There is another aspect, एक और एस्पेक्ट कह रहा है, the procedure under section 19 is an appellate procedure. अब इस प्रोसीजर को समझिए, अपीलेट प्रोसीजर क्या है और वो कंप्लेंट प्रोसीजर क्या है। A right of appeal is always a creature of statute. अब आप ये देखिए, apart from the procedure of section 19 of the act, when compared to section 18, has several safeguards for protecting the interest of the person who has been refused the information he has sought. यहाँ सेफगार्ड्स किसके लिए हैं? पीआईओ के लिए नहीं है। यहाँ सेफगार्ड जो है अपीलेंट के लिए है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि प्रूव करने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पीआईओ की होगी। 18 में ये चीज नहीं है, पीआईओ की होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेक्शन 19(5) देखिए, सेक्शन 19(5) puts the onus to justify
the denial of request on the information officer. Therefore, it is for the officer to justify the denial. There is no such safeguard in section 18. इन फाइन पॉइंट्स को देखिए जो मेन चीजें जजमेंट में आ रही है। ये तो इंफॉर्मेशन कमीशन के लिए भी नहीं कह रहा है, ये पीआईओस के लिए भी नहीं कह रहा है, ये ऑप्शन दे रहा है लिटिगेंट के लिए या अपीलेंट के लिए या कंप्लेनेंट के लिए कि आप किस में अपनी फाइल करिए, 18 में करिए या 19 में करिए। अननेसेसरी हम लोग कंट्रोवर्सी मणिपुर डिसीजन में पढ़ रहे हैं। हो सकता है आप लोग सहमत ना हो, मगर जरा इस एस्पेक्ट को देख के भी अपने विचार रखिए और हेलो 18(3) की पावर्स को देखते हुए। हेलो जी, हम पूरी तरह से सहमत हैं। इनफैक्ट मैंने शुरुआत में बोला है कि ये कुछ ज्यादा जो मिस इंटरप्रिटेशन हो गया है अलग अलग स्तर पर, और उस वजह से ये स्थिति बनी है और उसी वजह से ये बहस का मुद्दा बनते जा रहा है कि ये सेक्शन 18 में जानकारी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, कंप्लीट बैन है या कैसे दिया जाएगा। और ये मुझे लग रहा है कि यहाँ ये चीज तय है कि जो नुकसान जो हुआ है अभी तक इस मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से, वो यही है कि आप देख रहे हैं कि अब जो लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर मणिपुर जजमेंट में एक व्यवस्था बहुत ही स्पष्ट कर दी है कि आप जो लोग बेसिकली कंप्लीट रेमेडी चाहते हैं, इंफॉर्मेशन भी चाहते हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई भी चाहते हैं, तो आप बेसिकली अपील दायर करें और वो अपीलेट प्रोसेस बेसिकली कंप्लीट करें। अपीलेट प्रोसेस कंप्लीट होना जरूरी है अगर आप उसमें जा रहे हैं। बाकी आपको ये मालूम है कि सेक्शन 18 में जो लोग आते हैं कंप्लेंट, जैसे कई लोगों ने यहाँ पर हमें बताया कि उनकी वो लोग आरटीआई दायर करते हैं और आरटीआई दायर करते हुए मान लीजिए कि उनका लेने से ही मना कर दिया जाए, और भी कई जो फीस को लेकर के इश्यूज होते हैं, और सेक्शन 4 में जो जानकारी मान लीजिए पब्लिक अथॉरिटीज को डिक्लेयर करनी है वो नहीं दे रहे हैं। तो ये सब तमाम विषय हैं जहां आप डायरेक्ट अपीलेट प्रोसेस को बाईपास करके सीधे आप कमीशन में आ सकते हैं। तो इसमें तो बहुत ही क्लैरिटी है। आप सही कह रहे हैं कि दोनों, जैसे नित्यानंद जी ने भी कहा कि सेक्शन 18 और 19 दोनों साथ में लेकर आप चलेंगे। मान्यवर एक चीज और है, आप 19 ही है, इंफॉर्मेशन दिलाने ना दिलाने की प्रश्न तो अभी बाद में मैं लेता हूँ। आप जो है उस देख रहे हैं इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, गलत दी जा रही है, तो आप रिकॉर्ड्स की इंक्वायरी करेंगे? रिकॉर्ड्स की इंक्वायरी आप किस पावर में करेंगे? सेक्शन 18(3) में करेंगे। राइट। जब आपने 18(3) में कर ली और आप सहमत हो गए हैं कि हैरेस करा जा रहा है, गलत जानकारी दी जा रही है, वो दी जा रही है, तो एज अ क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी आप डिसीजन देंगे नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। अच्छा, जब डिसीजन देंगे तो यही डिसीजन होगा, या तो इसको ये सूचना उपलब्ध कराई जाए या ना कराई जाए, इसके अलावा कोई और तीसरा डिसीजन नहीं हो सकता है, क्योंकि फंक्शंस ऑफ क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी में आर्बिट्रेशन क्लॉज सबसे पहले है, और ये भी कहा गया है पावर्स ऑफ क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी में आपका जो एक्ट है उसी के अंतर्गत आपको अपना निर्णय देना है। एकदम स्पेसिफिक है, कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ लीजिए, 5 तरह के जहां बॉडीज बताई गई हैं, क्वासी जुडिशियल बॉडीज के क्या फंक्शंस हैं, क्या पावर्स हैं, सब कुछ बहुत क्लियर है। उसमें आपको डिसीजन जब देना है तो आप कहां बाध्य हैं कि आप ये सूचना नहीं दिला सकते? बहुत मोटी सी चीज है, दे कैन नॉट बी कंफ्लिक्टिंग थिंग्स इन डिफरेंट एक्ट्स। खाली जुडिशियल कमीशन का यह है, वो आपका कोई भी जो एक्ट है प्रेसिडेंट्स को या और चीजों को देख के उस एक्ट को मॉडिफाई कर सकता है, मगर क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी उसको मॉडिफाई नहीं कर सकती है। इसलिए कहीं
नीरज जी ठीक है, जैसे सूचना आयुक्त तो जानकारी देने के लिए बोल देंगे 18 में भी, चलिए बोल दे रहे हैं कई बार, लेकिन जब कोर्ट में जाएगा मामला तो कोर्ट आगे से उनको घेर लेगा, उसमें क्या करेंगे? किसमें घेर लेगा? अपना भी कुछ सवाल था, यही जो सुप्रीम कोर्ट और आपका मणिपुर वाला जो डिसीजन की आप बात कर रहे हैं कि मतलब धारा 18 के अंतर्गत इन दोनों की अलग अलग क्राइटेरिया है, 18 का अपना अलग है और 19 का अपना अलग है, तो 18 का काम 19 नहीं कर सकता, 19 का 18 नहीं कर सकता, यही ना मणिपुर वाले ने कहा। ये नहीं है कि कर नहीं सकता, काम नहीं कर सकता, उसमें अलग चीजें हैं, इसमें अलग चीजें हैं। अब आप कोई भी एक डिसीजन लेते हैं, ये दी जाए या ये सूचना है या नहीं है, धारा 6 में मानेंगी? इसमें नीरज जी वो ये बोल रहे हैं, शिवानंद जी आप इसमें आप सीधा वो ये पूछ रहे हैं क्या धारा 18 में एप्लेट प्रोसेस को बाईपास करके जानकारी दी जा सकती है, आप ऐसा कह रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि क्वासी जुडिशियल पावर्स जब आपके पास आती है नहीं एप्लेंट तो फिर अपीली प्रक्रिया ही बंद हो जाएगी, फिर तो 19 दिन पे कोई जाएगा ही नहीं ऐसे में, तो फिर धारा 18 ही सिंपल सा रहेगा शिकायत के रूप में। शैलेश गांधी जी इसमें सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि ये आपने भी जो डिसीजन है काफी बार उस पर चर्चा हुई है और वो डिसीजन भी आपने पूरा पढ़ा हुआ है। आवाज आपकी म्यूट है सर, इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ सर। नीरज जी बात कह रहे हैं उस नजरिए से मैंने देखा नहीं है, मैं एक बार फिर पढ़ के इस पे कुछ भी टिप्पणी कर सकता हूं, क्योंकि जो वो कह रहे हैं न किसी कोर्ट ने न कमीशन ने कहीं कहा है, मगर फिर भी एक नया तरीका हो सकता है इसको देखने का, मैं फिर से पढ़ के इस पे कुछ टिप्पणी कर सकता हूँ। हेलो बोलिए वीरेंद्र कुमार जी। हाँ जी, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो हम ये जो कुछ लोग इंटरप्रिटेशन ये कर रहे हैं कि 18 और 19 में डिस्टिंक्शन किया है, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि 18 और 19 में डिस्टिंक्शन नहीं किया है, केवल 18(1) और 19(3) में डिस्टिंक्शन किया है। क्योंकि हम यदि 18(1) को मानते हैं, जैसे कि जो राहुल सिंह साहब ने जो क्वेश्चन रेज किया बिल्कुल सही है कि 18(2) 18(3) में ही जब आयोग की शक्तियां है तो 18(3) का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रिमेडी देते हो तो 19(8) का इस्तेमाल करेगा, तो 18 और 19 को आइसोलेशन में नहीं देख सकते, क्योंकि 20 में जो है दोनों चीजें दी गई है। तो मेरा कहना केवल इतना है कि उन्होंने 18 और 19 में डिस्टिंक्शन नहीं किया है, उन्होंने केवल 18(1) और 19(3) ये केवल 2 सब सेक्शन जो है इसमें डिस्टिंक्शन किया। दूसरा 1-2 चीजें मैं और ऐड करना चाहता हूँ जो राज मिश्रा जी ने शुरू में कहा था, तो उसमें राज मिश्रा सर ने बहुत ही वैलिड पॉइंट कहे थे और वो सभी से मैं एग्री करता हूँ। सिर्फ 1-2 चीजें मैं शेयर करना चाहूंगा उसमें। पहला जो पेनल्टी और कॉम्पेंसेशन का फर्क है, पेनल्टी जो है दैट इज ऑलवेज रिकॉर्ड फ्रॉम द पीआईओ, लेकिन जो कॉम्पेंसेशन होता है वो पब्लिक अथॉरिटी को देना पड़ता है, वो पीआईओ की सैलरी से नहीं जाता है और उत्तराखंड सूचना आयोग इस बात को मानता है। तो कॉम्पेंसेशन हमेशा पब्लिक अथॉरिटी से दिया जाता है और जो पेनल्टी होती है दैट इज रिकॉर्ड फ्रॉम द सैलरी ऑफ द पीआईओ। दूसरी बात जो 20(1) और 20(2), इसमें राहुल सिंह साहब से मैं फुल्ली एग्री करता हूँ कि जो 20(1) जो है वो नॉर्मली पेनल्टी के बारे में होता है। रही बात जो एक किसी ने डिमांड की थी सर्विस बुक एंट्री की, तो ये जो प्रशासनिक कार्रवाई है 20(2) में, तो उसमें ये कि जो बार बार उल्लंघन करता है, जैसे कि राहुल सिंह साहब ने कहा कि एक ही व्यक्ति एक ही पीआईओ बार बार उल्लंघन करता है, तो जो हमारे उत्तराखंड में जो रूल्स बने हुए 2013 के, उसमें स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं और उत्तराखंड आरटीआई रूल्स में ये है कि यदि बार बार उल्लंघन करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो फिर वो 20(2) की कार्रवाई जो डिसिप्लिनरी वाली है वो भी इनिशिएट की जा सकती है। और उसमें भी आयोग डिसिप्लिनरी कार्रवाई नहीं करता, वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को ऑर्डर देता है कि इसमें डिसिप्लिनरी कार्रवाई की जाए। और उसमें ये सभी क्रिमिनल केसेस में होता है, जनरली एनहांस पनिशमेंट होता है कि बार बार जो रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं तो उसमें एनहांस पनिशमेंट होती है। फिर जो 4(1)(b) के बारे में कहा राज मिश्रा जी ने कि सुओ मोटो डिस्क्लोजर या प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर या वॉलंटरी डिस्क्लोजर जो किया जाता है, तो इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है जो आईआईटी बॉम्बे का मैं कहना चाहता हूँ, 2007 का मामला है। उसमें ये हुआ था कि इट वाज फ्लडेड विद थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन, अचानक हजारों एप्लीकेशन आ गई कि सर हमारे फिजिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के कट ऑफ मार्क्स क्या है। उन्होंने लीगल एडवाइस दिया, आरटीआई एक्ट की जब शुरुआत थी, ये 2006-07 के आसपास की बात है, और दे डिसाइडेड टू गो ऑनलाइन, और उन्होंने ऑनलाइन कर दिया। और तब से ये परिपाटी चली आ रही है कि वो हर बार जो है कट ऑफ मार्क्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के कर लेते हैं। तो जब बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आती है तो ये जो 4(1)(b) है
कि जितना वो प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर कहा जाए, जिसमें ये CIC साहब ने बहुत ही अच्छी बात कही जो गांधी जी ने, कि उसमें जो भी RTI एप्लीकेशन है प्लस उसके जो रिप्लाई दिए हैं वो यदि दी जाती है तो फिर ये शिकायत नहीं रह जाएंगी कि लोग बार बार वही सूचना मांगते हैं, क्योंकि जहाँ कुछ ना कुछ घोटाला होता है, कुछ करप्शन होता है, कुछ छुपाने को होता है, तो वही सूचना लोग मांगते हैं। तो 4-1B का जितना मतलब खाली टाइम में यदि सभी PIO इस बात को ध्यान रखे कि 4-1B में जितना मैक्सिमम डिस्क्लोजर कर दिया जाए, तो उतना उनका जो अल्टीमेट बर्डन है एप्लीकेशंस को, कि लोग 6-1 में करते हैं और 6-7 और 6 सेक्शन 6 और 7 का जो बर्डन है वो उनका कम हो जाएगा। रही बात एक जो रिफ्यूजल ऑफ एक्सेप्ट वाली बात आई थी कि जहाँ पर PIO लेने से मना कर देता है, तो स्पष्ट बात है कि ऐसा यहाँ पर भी हुआ था, हमारी कॉलेज में हुआ था एक मामला, जीवेपन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, स्पीड पोस्ट लेटर देने से मना कर दिया गया और फिर जब आयोग में मामला गया तो आयोग ने कहा कि भाई ये वहां पे कहा कि भाई हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, जब लेने से ही मना कर दिया तो भाई कॉलेज में रिकॉर्ड कहाँ से रहेगा। ऐसे मामले में फिर ये हुआ कि सूचना आयोग ने इस तरीके से पकड़ा, उन्होंने बोला कि ठीक है आप इसको अब पकड़ो, ये हम आपको सर्व कर रहे हैं और नाउ योर टाइम स्टार्ट नाउ, और अब आप इसका 30 दिन में जवाब दीजिए। तो फिर वो केवल डिले कर दिया और उसमें जो है मतलब वो सूचना जो है वो तो उसको एज पर रूल्स उसको प्रोसेस करना ही पड़ा बाद में। तो दैट इज नॉट से वो एक कोई बचने का तरीका नहीं है। दूसरी बात जो अपील के मामले में जो होता है कि उसमें DA जो है होता है वो भी एक पार्टी होता है, और उत्तराखंड सूचना आयोग में इसके 2 अलग अलग प्रपत्र बने हुए हैं, प्रपत्र क और प्रपत्र ख। ये जो फॉर्म दिए जाते हैं इसमें केवल जो फैक्चुअल डेटा होता है, केवल फैक्चुअल डेटा मांगा जाता है कि किस किस के पास ये कार्यकाल रहा, कितने तारीख को मिला, कब फीस की मांग की, कब फीस जमा हुई, और ये जो फैक्चुअल डेटा होता है कि किन किन के पास डिपार्टमेंटल एपेलेट अथॉरिटी का होता है, ये अपने अपने फॉर्म सबको भरने होते हैं। और फिर जो अपील के जो बिंदुवार उत्तर होता है दैट फॉलोज आफ्टर दैट। रही बात जो तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं कहना चाहता था। तो इसमें मेनली मेरा यही कहना है कि जो वाइडर इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं लोग कि जो 18 और 19 में जो फर्क है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 18 और 19 में फर्क नहीं किया है, दीज पावर्स गो हैंड इन हैंड। केवल इतना कहा है कि उन्होंने 18(1) की जो रेमेडी है उसको 19(3) की रेमेडी से अलग किया है, क्योंकि 19 में फिर 19(2) भी आता है, 19(4) भी आता है, 19(8) आता है, 19(7) आता है, 19(6) आता है, 19(9) आता है। तो ये सब चीजों में डिस्टिंक्शन नहीं किया, उन्होंने केवल एक ये किया है। और उन्होंने भी अपील नहीं की जा सकती है नहीं कहा है, केवल एक कुछ लोगों में जो टेंडेंसी है कि आई थिंक सम RTI एक्टिविस्ट हैव वेरी बैड एक्सपीरियंस विद देयर एपेलेट अथॉरिटीज, और एपेलेट अथॉरिटीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि ये भी एक कानूनी हिस्सा, ये भी एक हिस्सा है RTI मशीनरी का, और वी कैनॉट इग्नोर द एपेलेट अथॉरिटीज ऑल टुगेदर। एक सूचना आयोग में ये भी अभी ये कहा गया है कि भाई वहां पर कोई सूचना आयुक्त नहीं है या कोई पूरा ही आयोग वैकेंट है एक तरह से। तो ऐसे मामले में वो तो खैर मजबूरी का मामला है, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, अंजलि अग्रवाल केस में चल रहा है ये, जिसमें ऑर्डर उन्होंने दिया है कि आयुक्तों के ये पद वगैरह भरे जाए ताकि इतना पेंडेंसी ना रहे। लेकिन अब वहां पर फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी के पास जाने के अलावा कोई चारा है नहीं, तो इसलिए फिर जो मामला है दैट हैज टू बी इट हैज टू बी टेकन अंडर 19(1). कभी कभी ऐसा भी होता है उत्तराखंड सूचना आयोग में कि यदि उनको लगता है कि मामला अपील के लायक है और सूचना की मांग की है, तो प्रेयर देखते हैं कि मांगा क्या है, और प्रेयर के आधार पर वो तय करते हैं कि इसको 18 में लेना है या 19 में लेना है। और फिर यदि उसको लगता है कि यदि आयुक्त को लगता है कि 19(3) को उसके पहले वो स्क्रूटिनी की जाती है, और विधि अधिकारी स्क्रूटिनी करते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या क्या चीजें लगी हुई है, तो उसकी एक अलग से लिस्ट बनी हुई है कि शिकायत में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जिसमें अपील में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अकॉर्डिंगली दे रजिस्टर इट अंडर 18 और अंडर 19। तो वहां पर यदि वो चीजें ना हो पूरी, तो विधि अधिकारी पहले उसको लौटा देता है और कहा कि भाई ये डिफिशियंसी है या ये जो डिफेक्ट है इसको कंप्लीट किया जाए, और वो जब डिफेक्ट हो जाता है उसके बाद फिर वो उसको 18 या 19 पे रजिस्टर करके प्रॉपर उसकी प्रक्रिया करते हैं। 18(1) में एफ का भी यूज किया जाता है यहाँ पे, और 18(2) का भी इस्तेमाल किया जाता है, बट बहुत रेयरली होता है। और फिर देयर इज नो से बार इन री रजिस्टरिंग, जो शिकायत है वो मामला फिर बाद में अपील में जाता है, अपील वाला मामला फिर शिकायत में जाता है, ऐसा हो सकता है। तो इसमें री रजिस्ट्रेशन पर आयोग एक्ट में कोई भी तरह की रोक नहीं है, और इसका उत्तराखंड सूचना आयोग पूरी तरह से इस्तेमाल करता है। थैंक यू सर। हमारे बीच में भास्कर प्रभु जी भी हैं, काफी समय से जुड़े हुए हैं, तो इसी विषय पे वो अपना कुछ विचार देना चाहें। भास्कर प्रभु सर, स्वागत है, सुन पा रहे हैं? सर झारखंड से एमए अंसारी, थोड़ा सा रिमाइंडर क्वेश्चन था सर, अगर आज्ञा हो तो मैं बोल सकता हूं सर। हाँ बिल्कुल आप बोल सकते हैं, लेकिन भास्कर प्रभु सर सुन पा रहे हैं क्या? जुड़े हैं आप?
हाँ, आपका वीडियो आ रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रही। मैं सुन रहा हूँ बहुत कुछ, लेकिन मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा और सुनना चाहूंगा, क्योंकि बहुत कुछ अलग विषय 18 और 19 के बारे में बताया जा रहा है। तो मैं सुन पाऊंगा, बाद में देखूंगा कि इसमें और क्या हम कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं इस चीज में कहूंगा कि 18 में और 19 में अलग अलग इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स अलग अलग ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सूचना आयुक्त का इतना ही जिम्मेदारी रहना चाहिए कि सूचना कैसे मिले। कुछ जगह में ऐसे किया जाता है कि अगर 1 अप्रैल की सूचना दी जाए तो कुछ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स तो अगर फिर भी सूचना नहीं मिलती है तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर बोलते हैं कि आप 19 सभी इससे थोड़ा सा असहमत हूँ। जजमेंट के पैरा 31, 32 और 33 में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि we uphold the said contention and do not find any error in the impugned judgment of the High Court whereby it has been held that the commissioner, while entertaining a complaint under section 18 of the said act, has no jurisdiction to pass an order providing for access to the information. तो पैरा 32, 33 एंड 31 में बड़ा स्पेसिफिक है कि आप इंफॉर्मेशन सेक्शन 18 के तहत प्रोवाइड नहीं करा सकते। आप अगर डिनायल ऑफ इंफॉर्मेशन है अंडर सेक्शन 7 तो उसकी रेमेडी सिर्फ 19(8) है अपील में। तो ये मैं उस विषय में थोड़ा सा मैं सहमत नहीं हूँ। जजमेंट तो बड़ा क्लियर इस पॉइंट पे। हाँ, मैं आपने 31 लास्ट पढ़ दिया है। नॉर्मली ऑपरेशनल पैरा किसी भी जजमेंट का लास्ट पढ़ा जाता है, मगर ऑपरेशनल चीजें बीच बीच में भी आ जाती है। मैं बीच का पैरा पढ़ रहा हूँ। 31, 32, 33। हाँ, अब मैं अभी बता रहा हूँ इसका जवाब। पैरा 31, 32, 33 का मैं पढ़ रहा हूँ, तो इस पे बड़ा स्पेसिफिक है। जवाब का नहीं है तो डिस्कशन का विषय है। अगर इस पे कुछ क्लियरिटी आ जाए तो ज्यादा उचित होगा। जी, बात सुन लेते हैं हम नीरज जी की। नीरज जी इसमें काफी अनुभव रखते हैं। नीरज जी आप बताएं, आप इसमें क्या मतलब? ये जजमेंट बीच में कह रहा है, जब बंधुवर बात कर रहे हैं, द कंटेंशन ऑफ द अपेलेंट दैट इंफॉर्मेशन कैन बी accessed through 18 is contrary to the express provision of section 19 of the act. It is well known when a procedure is laid down statutorily and there is no challenge to the said statutory procedure, the court should not, in the name of interpretation, lay down a procedure which is contrary to the express statutory provision. बहुत क्लियर है, कहीं भी जो है 18 और 19 सेक्शंस को चैलेंज नहीं करा गया है। कोर्ट ने ये अपना ओपिनियन दिया है एंड किसी भी लीगल इंटरप्रिटेशन में जो आप मानव 31 की बात बता रहे हैं, ओपिनियन और हेल्ड में जमीन आसमान का फर्क है। आप किसी भी लॉ डिक्शनरी को उठाइए, लेक्सिकन लॉ को उठाइए, ब्लैक्स लॉ को उठाइए, वहां ओपिनियन और हेल्ड का स्पेसिफिक डिफरेंस करा है। द कोर्ट में से इट इज जस्ट अ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर दैट कि हमारा ये विचार है और वो विचार भी एक पर्टिकुलर केस से संबंधित है। यहाँ जो केस था वो विजिलेंस रिपोर्ट थी और मेनली वो था एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन की, इसीलिए लास्ट में सेक्शन 24 का पर उसने करा है कि अगर कोई भी नोटिफिकेशन रिट्रोस्पेक्टिव है तो वो वैलिड नहीं होगा। ये पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस पे है। मैं आपसे एग्री हूँ इस विषय पे, पर जो पैरा 32 में उन्होंने लिखा है वी अपहोल्ड द सेट कंटेंशन, इट मींस उन्होंने जो पैरा 32, 33 जो जिसको उन्होंने अपहोल्ड कर दिया है हाई कोर्ट के जजमेंट को। ठीक है, इतनी अंग्रेजी ना समझता हूँ, अपहोल्ड करना शब्द ना समझता हूँ। अपहोल्ड करके
उन्होंने उसमें फाइनलिटी क्या दी है ये बताइए मुझे। अपहोल्ड कर दिया, हम इस चीज को नहीं मानते हैं, यही तो करा है उन्होंने। हाई कोर्ट को जो कहा है हम उसको नहीं मान रहे हैं या मान uphold the said contention and do not find any error in the assumed judgment of high court. दो स्थिति होती है, हम नहीं मान रहे हैं या हम मान रहे हैं। उन्होंने मान लिया, मान रहे हैं तो अब उसका लाइए ऑपरेटिंग पैरा, नहीं मान रहे हैं तो ऑपरेटिंग पैरा लाइए। यहाँ ऑपरेटिंग पैरा है, ये जजमेंट राइटिंग टेक्निक पे ही नहीं है, जजमेंट डिफेक्टिव राइटिंग है, इस वजह से सबको कंफ्यूजन है। इसको आप एक एस्पेक्ट पे क्यों, हम लोगों को ज्यादातर एक आरटीआई एक्ट का ज्ञान है, बाकी और एक्टों का ज्ञान नहीं है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का बिल्कुल नहीं ज्ञान है। निश्चित तौर पर वो उसका मैं सिर्फ इसके इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा था कि पहला 32-33 में बड़ा क्लियर है, उस पे अगर आप थोड़ा प्रकाश डालें तो हम लोग लाभान्वित होंगे। मानवर, जब आप लोग यहाँ इतना करते हैं और आपके चैम्बर में मैं देख रहा हूँ पीछे ढेर सारी लीगल बुक्स लगी है, बहुत सी तो कवर में भी लगी है कि गंदी ना हो। जीपी सिंह की जरा किताब उठा लीजिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। हाँ। नीरज कुमार जी, मैं बस एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे। हाँ जी। मणिपुर जजमेंट कब आया था? जी हाँ, कब आया था? 2011 में आ गया। नीरज कुमार जी, क्या आपने उसको चैलेंज किया है? किसको? नीरज कुमार जी, क्या आपने मणिपुर जजमेंट को चैलेंज किया? नहीं, अभी नहीं करा। क्यों नहीं किया? 11 सितंबर के 20 हो गए हैं, आप लीगल क्षेत्र में इतना दखल रखते हैं, इतनी गहरी स्टडी, इतना अच्छा अध्ययन है आपने उसको चैलेंज क्यों नहीं किया? सर जी, मैं मेरी उम्र 70 साल है, बीमार रहता हूँ। आप किसी बच्चे को लगा देते उसमें जो आपका इतना अच्छा स्टडी है इसको लेकर के, कम से कम मतलब इन्हें आप देखिए कि 9 साल बीत गए, 9 साल में इस जजमेंट को अगर आपने इतना बड़ा लूप होल उसमें अपना पकड़ा है तो उसको ड्यूली चैलेंज करना चाहिए था। कम से कम तो आप क्या कर दूं? लखनऊ में धारा 18 में एक कंप्लेंट डाल दीजिए और बोलिए कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, वहीं से कहानी शुरू हो जाएगी। मेरा ये है, मेरा नीरज कुमार जी, मेरा मानना है कि जो लोग मतलब इन्हें सही में लॉ फील्ड में इतना दखल रखते हैं और सब चीजों पर है, उनका कंट्रोल भी है, तो उन लोगों को कम से कम अभी 70 साल है, आप, मैं तो 9 साल पुरानी बात कह रहा हूँ, जब ये जजमेंट आया था तब तो आप और जवान थे। राहुल जी, अभी भी आप बहुत जबरदस्त, मतलब मैं आपकी किताब मैंने पढ़ी अभी, और आप अभी भी इतने एक्टिव हैं, मेरी आपसे बात भी हुई है फोन पर। आप 70 साल तो आप ऐसे बोलने के लिए कह रहे हैं, अदरवाइज यू आर वेरी एक्टिव। मगर सर ये एज से कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल जी, सही कहा सर। जरा सा बहुत दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का। राहुल जी और अन्य मित्र लोग कृपया सुन तो लें। जी। यहाँ का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोगों में किसी में भी यूनिटी नहीं है, अकेले अकेले कहाँ तक लड़ते रहो। और भी बहुत से काम होते हैं अपने, सब चीज है, लिखना पढ़ना भी होता है, घर के भी काम है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। लखनऊ में मुझे कोई सपोर्ट नहीं है, केवल जो मैं अभी तक लड़ रहा हूँ, घर फूंक तमाशा देख रहा हूँ, जबकि और राज्यों में तब भी एक जॉइंट फ्रंट है। यहां अकेला हूं और उसका मेन कारण क्या है, जितने लोग आए हैं, इवन मैं तो अरविंद केजरीवाल भी मेरे साथ काम कर रहे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, सब जानते हैं मुझे। अरविंद को मैंने पहले ही कह दिया था कि जब ये लोगों में बोल रहा था कि भैया इसका पॉलिटिकल मोटिव है, आरटीआई मोटिव नहीं है। जब यहां भी सबके अपने अपने अलग मोटिव हैं, मेरी कोई अभिलाषा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है कि पॉलिटिकली ये फायदा हो जाए या वो हो जाए। मेरा तो कम से कम अगर मैं तमाम किताबों के लिए लिखता भी हूं, जो मेरा खर्चा होता वही निकल आए तो बहुत है।
वो तक तो निकलता नहीं। मैं तो घर फूक के तमाशा देख रहा हूं, अकेला कहां तक लड़ूं। मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊं, सुप्रीम कोर्ट का एक वकील क्या लाख रुपए रोज लेगा और कितने चक्कर मुझे लगाने पड़ेंगे। कह तो दिया राहुल जी आपने, बहुत आसान है कि आपने क्यों नहीं करा। आइए, क्यों नहीं है, मैं इसी मन से आह्वान देता हूं, हम पूरे भारत के लोग एक ज्वाइंट करें। है? आप एक क्यों कहते हैं, ज्वाइंट करें, सब लोग उसमें कंट्रीब्यूट करें, अच्छे वकील रखें, लड़ें करें। अब जब मैं आज ये शब्द कह रहा हूं, देखिएगा कल ही सबको चले जाएंगे। वो चाहते हैं, यहाँ जितने लोग हैं सब ये चाहते हैं आप करके दे दीजिए, खाना उनके सामने रख भी नहीं दीजिए, उनके मुंह में डाल दीजिए और खिला भी दीजिए। ऐसा सभी लोग नहीं है सर, 99% को जानकारी भी नहीं होती सर। नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट बात, चलिए धारा 18 और 19 की तो चर्चा हो रही है यहाँ पर। अभी अपन 4-5 महीने से एक मुद्दा उठा रहे हैं। शैलेश गांधी सर यहाँ पर नहीं, अभी तो लीव कर गए। भास्कर प्रभु सर हैं, उसी टीम से हैं। एक लीगल नोटिस तैयार की थी, मतलब ठीक है, शिकायतों की तो छोड़िए, जो अपीलें हैं वो 45 दिन में उनका निराकरण क्यों नहीं हो रहा है। लीगल नोटिस उन्होंने तैयार की थी और अपने यहाँ उन्होंने सर्वे भी कर दी है महाराष्ट्र में। अन्य जगह के लिए उन्होंने प्रोफार्मा भेज दिया था, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके। कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग, मतलब इस तरह से थोड़ा बहुत कमांड रखने वाले जो वकील हैं, उसको मॉडिफाई करके अपना लीगल नोटिस भेज देते और एक याचिका दायर कर सकते थे हाई कोर्ट में, रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट में। लेकिन आज तक इस बात को ही, हमें नहीं लगता कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, लगभग इस समय तो 80 के आसपास हैं, एक समय तो 100 चल रहा था, किन लोगों ने लीगल नोटिस भेजा है अपने स्टेट में। शिवानंद जी, मतलब बहुत आसान कहना, बहुत आसान है कहना, आप हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दाखिल करवा दें, इतना आसान है कि कुछ कहना नहीं। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ इस बात को, लेकिन कोई तो वैसे वकील होंगे नीरज जी, कोई तो वैसे वकील होंगे जो इसमें जुड़े होंगे और जो जनहित के लिए काम कर रहे हैं, या किसी के पास लॉ की डिग्री होगी, थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं। लखनऊ हाई कोर्ट की बात कर सकता हूँ। आप सभी में मैं लखनऊ निवेदन है कि हम लोग हाई कोर्ट की बात कर सकता हूँ सर। नहीं, मतलब क्या है कि ऐसे मुद्दों को अपन आयोग तो करेगा, धारा 18 की शिकायत पे आपको आयोग दे देगा जानकारी। सर ठीक लेकिन है, जो पीआईओ है, जब वो कूद करके हाई कोर्ट पहुंच जाएगा और हाई कोर्ट बोल देगा कि आपने इस निर्णय के अगेंस्ट क्यों दे दिया, तो वहां पे फिर आयुक्त क्या करेगा, हमें ये नहीं समझ में आता। तो आयुक्त के पास भी तो कुछ होना चाहिए ना। सर, हम सब आपसे सहमत हैं और आपका मार्गदर्शन चाहते हैं सर। आप जैसे बुद्धिजीवियों का मार्गदर्शन हमारी सारी टीम को, हमारे सभी कार्यकर्ताओं को मिलता रहे सर। हम सब आपसे मार्गदर्शित होना चाहते हैं सर। सर, नीरज जी हमारे साथ हमेशा सहयोग देते रहे हैं, उन्होंने काफी हमें समय भी देते हैं और हमारे लिए जानकारी भी इकट्ठी करके देते रहे हैं। नीरज जी इस विषय में कभी पीछे नहीं हटे हैं। देखिए देवेंद्र जी, जरूरत है। नित्यानंद जी, एक बात बहुत स्पष्ट है इस निर्णय को लेकर के, एक बात स्पष्ट है कि जैसे सर ने कहा है, राहुल सिंह सर ने कहा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, इसके चैलेंज करना पड़ेगा, या जहां भी है। इसके पहले कोई भी आयुक्त इस डिसीजन के विरुद्ध नहीं जाएगा। यदि पीआईओ ले जाकर के पटक देता है आयुक्त के सर पे, साहब ये तो देखिए मणिपुर का डिसीजन है, अब इसमें आप कैसे धारा 18 की शिकायत पे आप जानकारी दिलवा रहे हैं, तो क्या करेगा वहां पे आयोग? आयुक्त सीधी सी बात है, जो डिसीजन देता है और चैलेंज हो जाती है कोर्ट में, तो उनके खिलाफ जाएगा डिसीजन, तो उनका भी तो खराब होगा ना, उनका भी तो रेपुटेशन खराब होगा कि आप तो पढ़ सकते थे ना। शिवानंद जी, हम लोगों ने इतनी इस पे फालतू चर्चा करके जो चीज पीआईओ को पता नहीं थी वो उनके ज्ञान में ला दी है, अननेसेसरी। हाँ, ये बात अपन मानते हैं करके। हाँ। नहीं, ये तो हम पूरी तरह से मानते हैं, इसीलिए हम तो ज्यादातर ऐसी चीजों में ज्यादातर डिस्कशन ही आदमी नहीं करता, और शिकायत की स्थिति भी बहुत कम ही स्थिति में आती है जब कोई आपका आवेदन ना ले रहा हो, वापस कर दो। मेरा तो सर्वे है, हमें लगता है कि इस विषय पर हमें, नित्यानंद जी, सुप्रीम कोर्ट पे इस पे जाना चाहिए, क्या कहते हैं? कलेक्टिवली चलिए सर ने अच्छा सुझाव दिया है, हम सब लोग कलेक्टिवली इस पे प्रयास करते हैं। मैं अपने स्तर पे जहां हूं तो मैं तो आप सबसे कहता ही रहता हूं कि मैं इस मामले पे जहां जिस भी
आरटीआई एक्टिविस्ट या कि जिस भी सोशल एक्टिविस्ट को मेरी जरूरत हो, मेरे बौद्धिक स्तर पे जो भी मैं मदद कर सकता हूं, मैं करने के लिए हमेशा तत्पर हूं और करूंगा। लेकिन सर का सुझाव और सर का मार्गदर्शन रहे तो हम सब लोग इस विषय में आगे बढ़ सकते हैं। और मैं सर से प्रार्थना करूंगा हम लोगों का मार्गदर्शन करें और नेतृत्व करें। जो भी हम लोगों लायक सेवा होगी हम सर मार्गदर्शित करें, हम सब आगे बढ़ के उस पे अपना प्रयास करेंगे सर। बिल्कुल। जब तक इस पे कोई लीगल क्लैरिटी नहीं होती तो मेरा ये कहना है देवेंद्र अग्रवाल जी कि तब तक जो कंप्लीट रेमेडी और एक अपीलेट प्रोसेस को जिसमें डिफाइन किया गया है कि प्रथम अपील करते हुए आएंगे, तो अगर कोई इंफॉर्मेशन सही में चाहते हैं और पनिशमेंट भी चाहते हैं, कंप्लीट रेमेडी चाहते हैं और उसमें अपील प्रोसेस को अपनाना चाहिए। ये एक सुस्थापित एक नियम है, एक हम कहें कि एक प्रिवेलेंट प्रैक्टिस के रूप में सामने है और उसमें करें तो ज्यादा बेहतर है। बाकी सेक्शन 18 का जो अभी तक हमें सामने जो जिस तरह से प्रिवेलेंट प्रैक्टिस के तौर पर ये भी देखने में आया है कि अगर कोई आपको सूचना तक पहुंच से ही रोक दे, आप आरटीआई ही दायर ना कर पाए, तो आपके पास सीधे कंप्लेंट का विकल्प है, आप सीधे कंप्लेंट में ही आएंगे। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि सेक्शन 4 के तहत लोक प्राधिकारी अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, तो आप सीधे आप कंप्लेंट में आ जाएंगे। और ये एक जो एक व्यवस्था बनी हुई है तब तक हम लोग उसको जारी रखते हैं और उसी के तहत उसमें काम करते हैं, क्योंकि सेक्शन 19 जो है कंप्लीट रेमेडी के तौर पर हमारे सामने है 19(8)(a). 19(8)(a) में हम पूरा एक्ट और एक्ट के प्रोविजनों के तहत हम उसमें कार्रवाई करते हैं, चाहे वो पावर आप कहते हैं कि 18 को डिस्टिंग्विश करेंगे, 18 में कुछ अलग चीजें हैं, लेकिन 19(8) एक ऐसा सेक्शन है जिसमें जो कि मैं कहूंगा कि वो रामबाण है, पूरे एक्ट का रामबाण अगर कुछ है तो वो 19(8)(a) है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि रिक्वायर द पब्लिक अथॉरिटी टू टेक एनी सच स्टेप एज मे बी नेसेसरी टू सिक्योर कंप्लायंस ऑफ दिस एक्ट। तो वो अपने आप में एक रामबाण है 19(8)(a) और उसमें आप पूरा एक्ट ही समाहित हो जाता है। उसके तहत आप जो ऑर्डर है वो आप कर सकते हैं। तो जिसमें कर्नाटक में आपने देखा होगा, कर्नाटक ने बीच में कर्नाटक कमीशन ने उसमें ऑर्डर किया था, FIR के ऑर्डर कर दिए थे, 19(8)(a) के तहत ही किया था वो। तो वो एक अनलिमिटेड जो पावर है जो वो वहां पर आपको देखने को मिलेगी। और इसमें अगर देवेंद्र अग्रवाल जी कोई और वक्ता हो जो संक्षिप्त में अपनी बात रखना चाहें। एक्चुअली क्या इस मैटर को सर मैं नेक्स्ट सेशन में भी लेना चाहूंगा। इसमें अभी भी जो भ्रांति है, हमारे कई टॉपिक्स इसमें आने थे जो आज की मीटिंग में नहीं आ पाए हैं, और जबकि आज 3.25 घंटा हो गया है ऑलरेडी। टॉपिक है आदरणीय राहुल सर से 1 मिनट का वक्त हमें भी चाहिए। कुंज बिहारी तिवारी जी बताएं, आप अपनी बात रखें जी। आप बड़ी देर से अपना हैंड रेज कर रहे थे सर। 1 मिनट ये बात कंप्लीट कर लेते हैं नीरज जी। थैंक यू शिवानंद सर, थैंक यू सर। नीरज एक मिनट कुंज बिहारी जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हाँ नीरज जी शॉर्ट में फिनिश करिए प्लीज। बहुत बारीक बात है जो शायद कहीं आप लोगों का ध्यान नहीं जा रहा। 18 और 19 में पावर्स जिसने एप्लीकेशन दी हो एपिलेंट को ही है, मगर 18 में अगर आप ऑब्जर्व करते हैं एनी पर्सन है तो भी आप सीधे आयोग को कंप्लेंट कर सकते हैं और वो संस्था अनुपालन कर रही है या नहीं कर रही है, आयोग उस पर सीधे इन्वेस्टिगेट कर सकता है। यहाँ पे देखिए सूचना दिलाने का केवल तात्पर्य नहीं है, तो ये भी तात्पर्य है कि आयोग के अधीन कितने विभाग हैं वो ठीक से कार्य कर रहे हैं या नहीं। तो एक आम नागरिक जिसने सूचना ना मांगी हो वो भी आयोग को धारा 18 में सीधा कंप्लेंट कर सकता है कि ये विभाग ये गलती करते हैं। 18 की ओपनिंग लाइन ही देखिए, उसमें कहते हैं एनी पर्सन, क्योंकि वो एप्लीकेंट तो बना ही नहीं ना सर। हाँ बना नहीं है, तो 18 उस तरह से उसको पावर देती है जो 19 नहीं देती है।
मैं कह रहा हूँ, मैं ठीक है ना, वही कह रहा हूँ। धारा 4 की जो बात अगले है सप्ताह जो है फिर इस कार्यक्रम में रहें और अपनी बातों को एक इस तरीके से रखें कि हमारे सभी साथियों तक बात समझ में पहुंच सके, और हम इसमें मिलकर कैसे काम कर सकते हैं उनके दिशा निर्देश पर, मार्गदर्शन पर, उस पर भी हम इसको चर्चा में ले अगले हफ्ता। तो राहुल जी, अगर आप अपना अनुमति देंगे। सर कुंज बिहारी नहीं, जी एक बोलना चाह रहे थे। अब इसको ज्यादा प्रोलॉन्ग नहीं कर पाएंगे अपन, बहुत टाइम हो गया है। देखिए हर संडे को अपना कार्यक्रम होता है, वैसे भी सुप्रीम कोर्ट जाने के बारे में कुंज बिहारी तिवारी जी, सुप्रीम कुंज बिहारी तिवारी जी अपनी बात सुप्रीम कोर्ट कैसे जाया जाए उसके बारे में सोचिए। सर नमस्कार आप सभी को नमस्कार। आदरणीय सूचना आयुक्त महोदय जी से मेरा निवेदन है कि नई गढ़ी जनपद की 3 अपील, एक सिंचाई इसकी पीएचई की है, एक कृषि की है और एक जनपद की है। मैंने मैसेज में भी लिखा है कि अगर कोई कानून बनता है तो उसकी इम्प्लीमेंट की भी जिम्मेवारी आयोग की है। क्या कारण है कि रीवा जिले के जितने भी ऑफिस हैं वहां पे न सूचना के जो अधिकार हैं उसके डिस्प्ले है, ना कौन सा अधिकारी नियुक्त है। तो क्या जो सूचना के अधिकार के लिए लड़ने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको आपका संरक्षण प्राप्त होगा? क्योंकि अभी मैं पूर्व में सुन रहा था और ये सत्य है कि जनता जनहित और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, वो भ्रष्टाचारी एक संगठित गिरोह की तरह उन्हें फंसाने के लिए कई तरह के प्रोपोगंडे अपनाते हैं, क्योंकि उनके पास भ्रष्टाचार से कमाया हुआ असीमित धन है। और जो आरटीआई एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता हैं अपने श्रम की पूंजी देश हित में लगाते हैं। ये 3 अपीलें हैं 9, 9, 12, 20 की। और आदरणीय आपसे निवेदन है कि अगर इन तीनों पे पूर्ण स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि क्या जानकारी चाहिए। कृषि का लिखा है कि आपके जनपद क्षेत्र में क्या क्या योजनाएं हैं, इसके लाभान्वित किसरे कौन कौन है और क्या क्या राशि खर्च की गई। कुंज बिहारी तिवारी जी, ये आरटीआई लगाने से पहले क्या आपने पंचायत दर्पण पोर्टल देखा था? जी सर देख लिया है? वहां पे नहीं है बिल्कुल जानकारी, ये एक जानकारी नहीं है। नहीं सर, एक कृषि की कोई नहीं है। पीएचई का क्या था कि जब मैंने शिकायत की 1 साल पहले 15 लाख खर्च किया गया, कागजों पे कोई काम हुआ नहीं। जब मैंने शिकायत की तो आदरणीय 1 साल पहले अगर किसी योजना में 15 लाख खर्च होता है तो क्या 1 साल के अंदर 10 लाख उसका मेंटेनेंस में खर्चा आएगा? ये तो मतलब क्लियर हो गया कि व्यापक स्तर पे नल जल योजना में भ्रष्टाचार हुआ है। जी ठीक है। दूसरा सर, नहीं होता है। मैं इस चीज का सहमत नहीं हूं कि एजम्पशंस लगा के भ्रष्टाचार हो गया, ये बोलना सही नहीं है। आपको पूरे सोशल ऑडिट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बोल सकते हैं। पहले ही अगर डॉक्यूमेंट्स बिना लेके अगर आप किसी को भ्रष्टाचार हुआ, हो सकता है 10 लाख मेंटेनेंस हो सकता है, 5 लाख कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है। मैं भास्कर प्रभु जी की बात से सहमत हूँ। भास्कर प्रभु जी की बात से सहमत हूँ। नहीं, एजम्पशन लगा के कोई भी किसी को भी भ्रष्टाचार हुआ ये बोलना सही नहीं है। आपको डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा। आपको नहीं, मैं निवेदन करूंगा, कुंज बिहारी जी ग्राउंड स्तर पे अच्छा काम करते हैं। इन्होंने ग्राम पंचायत के स्तर पे भी 2-3 मामलों पे कोर्ट के माध्यम से भी कार्रवाई करवाई है और ये निचले स्तर पे काम अच्छा कर रहे हैं। हो सकता है कुछ प्रोसीजरल त्रुटि अभी उस तरह के देखिए जी, मेरा ये कहना है सूचना अधिकार के जो कायदे हैं और भ्रष्टाचार के जो इश्यूज हैं वो प्रोसेस में लिया जा सकता है। और ठीक है, बहुत लोग नीचे के स्तर पे बहुत काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि उन्होंने जो कही बात उसको हम मान लेना चाहिए। नहीं आप लेकिन हमने निचले स्तर पे काफी जानकारी लेने के लिए देखिए, जब तक आप डॉक्यूमेंट्स में शायद आप ऑडिट नहीं करेंगे, ऐसे आरोप लगाना ये सही नहीं। भ्रष्टाचार हुआ होगा, कौन नहीं बोलता है, भ्रष्टाचार जरूर हुआ होगा, लेकिन हम ऐसे ही आरोप डाल के हर एक चीज इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने डिसीजन देना चाहिए, ये नहीं हो सकता है। मुझे एक बात कहनी है इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को, मुझे अगर समय दिया तो 1-2 मिनट का समय है तो मैं आपको बता दूं। जी बिल्कुल भास्कर प्रभु जी, स्वागत है। हाँ, मुझे सेक्शन 19(8)(a) 6 में एक क्लॉज है जो पूरा इंफॉर्मेशन कमीशन के ऑफिस की जिम्मेदारी होती है
it says very clearly, by providing it with annual report in compliance of the clause B of subsection 1 of section 4. मुझे लगता है कि अभी हमने आज ये गए महीने से हम इंफॉर्मेशन कमिश्नर के ऊपर दबाव ला रहे हैं. ये उनकी जिम्मेदारी है. अगर कोई भी पब्लिक अथॉरिटी सेक्शन 41AB और कंप्लाई नहीं करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी अभी इंफॉर्मेशन कमिश्नर की है. मैं वापस दोहराता हूं, सेक्शन 19(8)(a)(6 by providing it with annual report in compliance with clause B of subsection 1 of section 4. तो मेरा ये कहना है कि सभी एक्टिविस्ट ने सभी इंफॉर्मेशन कमिश्नर से पूछना चाहिए आपके पास कितने मैनुअल सेक्शन 4 के हिसाब में सबमिट किए और उस मैनुअल्स को आपने निगरानी में कितने लिए. मैं ये जानता हूं ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर को बहुत ही ऑफिस को बहुत ही बड़ा काम होगा, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स अगर कोई कमेटी बनाती है और हर एक को जो सबमिट नहीं किया है कोई भी पब्लिक अथॉरिटी ने, उस पब्लिक अथॉरिटी के मैनुअल्स को सेक्शन 4 के तहत कंप्लाई किया कि नहीं, ये निगरानी करने के लिए कुछ प्रॉपर एक्टिविस्ट जो आरटीआई को सही समझते हैं उनको एक कमेटी बना के इसका मॉनिटरिंग करना चाहिए. ये हम अभी हमारे स्टेट इंफॉर्मेशन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को हमने भेजा है, अभी देखें आगे क्या होता है. तो मुझे लगता है कि सेक्शन 4 का भी प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन करा के लेना ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर की जिम्मेदारी है. ये मैं ऐसे समझता हूं. अगर किसी का इसके ऊपर कमेंट है तो कर सकते हैं. धन्यवाद. हाँ जी, इसमें मैं कहना चाहता हूँ. हेलो सर जी, एक निवेदन है. हाँ, जो 41B की बात कही अभी, तो इसमें जो नीरज कुमार जी ने जो कहा, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ. पहली बात यह कि एनी पर्सन का मतलब यह है कि जिसने एप्लीकेशन नहीं दिया है वो भी. फॉर एग्जाम्पल ऐसी सिचुएशन कैसे हो सकती है, 2-3 मैं एग्जाम्पल देता हूँ. पहला ये है कि कोई ये दावा करता है कि मैं बीच में बात बोल रहा हूँ. मुझे जरा सेक्शन 19(8)(a)(6 के बारे में अगर कोई कमेंट करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. हाँ, नहीं, वो 41B के बारे में आ रहा हूँ. उसमें जो नहीं, मैं ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर की जिम्मेदारी के बारे में बोल रहा हूँ. नहीं, वो तो है. जहाँ तक उत्तराखंड सूचना आयोग की बात है तो वहाँ पे ऐसा है कि ये चूंकि जो 120 डेज की लिमिट थी वो काफी पहले पूरी हो गई है, और वहां से मैंने देखा कि लगभग हर साल इस तरह के रिमाइंडर आते रहते हैं. प्लीज आई एम वेरी स्पेसिफिक हियर. मुझे एक कहना है कि सेक्शन 19(8)(a)(6 में जिम्मेदारी है इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की टू सी सेक्शन 4 मैनुअल इज सबमिटेड और नॉट. मुझे कंप्लायंस अलग बात है. वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो है कुछ ऐसे विभाग है कि जिन्होंने शुरू में ऐसे मैनुअल नहीं बनाए थे, और कुछ ऐसे विभाग अभी भी होंगे कि जिन्होंने नहीं बनाए. तो यहाँ पे एनुअल इस तरह के रिमाइंडर्स दिए जाते हैं कि उसके कॉम्प्लाई करे. और दूसरी बात ये कि एक जो नीरज कुमार जी ने जो बात कही थी कि एनी पर्सन, तो ये 41B इतना खतरनाक है कि जिन्होंने मैनुअल नहीं बनाए तो विदाउट गिविंग 10 रुपीज, विदाउट गिविंग एनी एप्लीकेशन, सीधे कोई भी 18(8) में शिकायत कर सकता है. एंड दैट कंप्लेंट हैज टू बी एंटरटेन्ड बाय द इंफॉर्मेशन कमीशन. दूसरी बात ये कि कोई ये दावा करता है कि यदि हम आरटीआई के दायरे में ही नहीं आते तो ऐसे मामले में भी 18(1) में किया जा सकता है. थैंक यू. I still feel no see ये कंप्लेंट की अलग बात है. मेरा ये कहना है कि मैनुअल्स ऑफ सेक्शन 4 has to be submitted to the information commission, और कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि ये सेक्शन 4 मैनुअल पूरी सही ढंग से बनाई है कि नहीं, ये भी देखना कमीशन की जिम्मेदारी है. लेकिन मैं ये भी मानता हूं कमीशन के पास इतना स्टाफ नहीं होगा, तो कमीशन एक मॉनिटरिंग अथॉरिटी, एक इनफॉर्मल एक्टिविस्ट लोगों का ग्रुप बना के मॉनिटरिंग कर सकती है. मेरा ये कहना है सेक्शन 41B में जो उत्तराखंड में प्रोसीजर फॉलो होती है, वी सबमिट और मैनुअल्स टू द इंफॉर्मेशन कमीशन. उत्तराखंड इंफॉर्मेशन कमीशन के लोग उसको एग्जामिन करते हैं. दे आल्सो होस्ट इट ऑन देयर वेबसाइट, यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है तो. अदरवाइज वो अपनी वेबसाइट पर भी होस्ट कर सकते हैं. और सूचना आयोग की वेबसाइट पे आपको ऐसे सैकड़ों मैनुअल मिल जाएंगे जो आप डाउनलोड कर सकते हैं 41B के. थैंक यू. माय डियर फ्रेंड, डाउनलोड करना अलग बात है, कमीशन ने एंडोर्स करना है. ये सेक्शन 4 के ढंग से हुआ है.
यस एंडोर्स करते हैं वो लोग, एग्जामिन करते हैं हर चीज को, एग्जामिन करते हैं, डिफिशियंसी पॉइंट आउट करते हैं। आप कोई भी पब्लिक अथॉरिटी में जाओ, वो कहेंगे हमने सेक्शन 4 कंप्लीट किया है, लेकिन सेक्शन 4 प्रॉपरली कंप्लीट किया है कि नहीं, ये देखना। वो एग्जामिन करते हैं, उत्तराखंड में ये एग्जामिन किए जाते हैं, और जो नहीं कॉम्प्लाई करते हैं उनको एनुअल रिमाइंडर्स देके वो लगातार लिस्ट बढ़ते जा रही है कि जो वेबसाइट पर होस्टेड है, तो लगभग सभी विभागों के आपको वहाँ पे उत्तराखंड सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्लस उस ऑर्गेनाइजेशन की अपनी वेबसाइट पर आपको ये सब मैनुअल मिल जाते हैं। सूचना आयोग के वेबसाइट में कहीं भी नहीं है कि ये दिस वन पर्टिकुलर अथॉरिटी हैज नॉट कंप्लाइड विद इन सेक्शन 4। एक जनरल सर्कुलर निकालना अलग है, और पब्लिक अथॉरिटी को लेटर लिखे जाते हैं, ये वेबसाइट पर नहीं दिया जाता है, वो वेबसाइट उनको लेटर लिखे जाते हैं। सर यहाँ पे कुंज बिहारी तिवारी जी का जो प्रश्न था वो बिल्कुल सही है। उनके आरटीआई में पीएचई विभाग ने बहुत सारी जानकारी पब्लिकली साझा नहीं की है। जैसे आपको याद होगा, हमारा एक प्रकरण था जिसमें हमने नलकूपों के विषय में जानकारी चाहिए थी। विभिन्न निधियों, विधायक, सांसद निधि और पंचायत आदि के माध्यम से जो नलकूप का उत्खनन हुआ है रीवा जिले के परिप्रेक्ष्य में, उसकी हमने सूची चाहिए थी। उसमें अधीक्षण यंत्री और एक कार्यपालन यंत्री दोनों पेशी में थे, सुनवाई ऑनलाइन हुई थी, और इन्होंने कहा था कि ये जानकारी पब्लिक है, बाद में उन्होंने कहा था, लेकिन वो गलत था, क्योंकि वो पब्लिक नहीं है, और यदि है भी ऐसा कुछ तो वो लॉगिन पासवर्ड में प्रोटेक्टेड है। तो कोई जानकारी लॉगिन पासवर्ड में प्रोटेक्टेड है तो हमारे लिए पब्लिक कैसे हो सकती है? तो एक्चुअली जानकारी में भास्कर प्रभु जी की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि धारा 4 के तहत ये जानकारी पब्लिक होनी चाहिए। लॉगिन पासवर्ड में प्रोटेक्टेड का क्या मतलब है? कोई जानकारी है तो हमें लगता है कि ऐसी जो इनका प्रश्न है, इनके जो 3 आरटीआई लगे हुए हैं कुंज बिहारी तिवारी की जो बता रहे हैं, ये इसमें से बहुत सारी जानकारी है कि धारा 4 का पालन करवा दिया जाएगा तो ये जानकारी पूरी तरह से आ जाएगी। आदरणीय शिवानंद जी, जैसा आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ये तो सत्य है ना कि कार्यालयों में कोई भी डिस्प्ले बोर्ड नहीं लगा हुआ है, न कहीं जो हम लोगों को सूचना के अधिकार मिले हैं, कोई भी जनपद के कार्यालय, तहसील के कार्यालय, कृषि के कार्यालय में कहीं भी उनके अनुपालन में आज भी अगर कोई इंस्पेक्शन कर लिया जाए तो पहला यही है कि वो मानते ही नहीं आरटीआई के। अगर आरटीआई को मानते तो जो नियम है कि कार्यालय में डिस्प्ले होगा, उनका मोबाइल नंबर, नाम पता अंकित होगा। उसके लिए कुंज बिहारी जी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमने इसी बात को लेकर के नोटिस बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड और धारा 4 की जो जानकारी है, 17 पॉइंट मैनुअल जो भास्कर प्रभु जी यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसको लेकर के हमने एक निरीक्षण के लिए आरटीआई लगाया हुआ था। इनफैक्ट कलेक्टर कार्यालय में भी लगाया था आरटीआई। आज मुझे द्वितीय अपील करने का समय उसका आ गया है, और उन्होंने अभी निरीक्षण के लिए सिर्फ उन्होंने पत्र जारी किया था कि ये निरीक्षण करना चाहते हैं, इसलिए अपने विभागों को उन्होंने कहा था कि आप इसकी व्यवस्था करें, लेकिन उन्होंने ऑफिशियली अभी तक हमें बुलाया नहीं है। मतलब आज तक उनकी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है कि मतलब 17 पॉइंट मैनुअल्स की जो अपन बात कर रहे हैं धारा 4 की, क्योंकि बाध्यताएं होती हैं, वो बाध्यताएं उन्होंने अभी कोई तैयारी नहीं की हुई है, और उन्होंने लगभग 40 विभागों को भी डीम्ड पीआईओ बना करके उनको पत्रांतरित कर दिया है, लेकिन आज तक वहां से भी हमें कोई सूचना नहीं आई है। तो इनफैक्ट इसके लिए हम द्वितीय अपील भी करने जा रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि ऐसी चीजों के लिए हमें ना तो अपील करने की जरूरत है और ना ही आरटीआई लगाने की जरूरत है, क्योंकि ये सिंपल धारा 18 की एक शिकायत पर ही ऐसी कार्यवाही होनी चाहिए। और इसमें स्वसंज्ञान मतलब आयोग को मुझे लगता है कि इसमें लेना चाहिए, क्योंकि अपन लोग यदि ऐसी चीजों की व्यवस्था के लिए कि ये नोटिस बोर्ड लगाएं और 17 पॉइंट मैनुअल की व्यवस्था बनाएं, इसके लिए यदि हम पैसा खर्च करेंगे अपनी जेब से और हेडक पालेंगे 3 महीने अपील करने के लिए और इंतजार करेंगे, तो ये हमारे ख्याल से काफी दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। हमारा ये मामला माननीय आयोग के समक्ष जाएगा तो उस पर जरूर गौर करेंगे। द्विवेदी जी, एक निवेदन करूंगा। महेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश खरगोन से। जी बताइए। सर, मध्य प्रदेश शासन के वल्लभ भवन से एक पत्र जारी हुआ था 22 अप्रैल 2006 को, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी कार्यालय है उनके लिए ये लिखा गया है कि मैनुअल की 17 बिंदुओं की जानकारी इनको 120 दिन में अपलोड करना है, जिसका पूरा खर्च है उन्होंने दिया हुआ है। 22 अप्रैल 2006 पत्र क्रमांक भी मैं बता सकता हूँ, F1137 उस दिनांक। और उन्होंने लिखा है पैरा नंबर 4 में कि अगर नहीं कोई विभाग करता है तो वो सारे विभाग के लोक सूचना अधिकारी वगैरह जो भी रहेंगे वो कदाचार की श्रेणी में आएंगे।
नंबर 5 पैरा नंबर 5 है, उसमें बकायदा उन्होंने इंगित किया गया है कि प्रति 3 महीने के बाद में प्रारूप 4 में इनको मंत्रालय को सूचना देना है। ये इस कार्रवाई के लिए मैंने कई बार लिखा है मंत्रालय को, पर आज तक किसी मंत्रालय ने इस पे कार्य नहीं किया गया है। आगे बताए क्या करना चाहिए इस पे, मेरी बात अगर आवाज आ रही हो तो। जिसकी मेरी अपील सर बताएंगे अभी मेरी अपील राज्य सूचना आयोग में 10 अपील इसी पत्र को लेके लगी हुई है। 8 तारीख को मैं भोपाल में रहूंगा सुरेंद्र सिंह जी के समक्ष। हेलो, मेरा राहुल सर जी से एक निवेदन है। हेलो जी बताएं सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, जैसे कोई भी अधिकारी है, लोक प्रतिनिधि है, अब वो भ्रष्टाचार करता है तो स्वाभाविक है पैसा तो वो कहीं ले जाता होगा। ऐसे मान के चलो कि अपन जिला पंचायत अधिकारी है, यदि उसकी अपन संपत्ति का ब्यौरा मांगे तो क्या उसमें बीवी बच्चे उसमें सब आ जाते हैं? नहीं। क्या थर्ड पार्टी के नाम पे इसको खारिज कर दिया जाएगा? क्योंकि कोई भी अधिकारी अपने अकाउंट में पैसा तो नहीं है। आप अगर इनकम टैक्स रिटर्न लेना चाहते हैं उनकी वाइफ का, तो वो पर्सनल इंफॉर्मेशन में आ जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको देगा। अच्छा, जैसे मैं आरटीआई लगाऊं और मुझे इनकी संपत्ति का ब्यौरा चाहिए, मुझे लगता है चंद्र कुमार दुबे जी, आप ज्यादा बेटर होगा ना कि अगर आपको ये लग रहा है कि अगर कि आपके पास कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, किसी ने भ्रष्टाचार किया है, तो आप लोकायुक्त में कर सकते हैं, और फिर ये लोकायुक्त जो है उसकी चल अचल संपत्ति का जो आकलन होता है, वो उसको पूरा रिपोर्ट जो है वो लोकायुक्त के पास पूरी पावर है कि उसका अवलोकन करेंगे, एक एक रिकॉर्ड को देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि उन्होंने अपनी शासकीय सेवा में कितनी संपत्ति बननी चाहिए थी उनकी, कितना होगा, और किस हिसाब से उनके पास जो संपत्ति अभी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है वो उसके उस पर है कि नहीं है। और लोकायुक्त की रिपोर्ट काफी डैमेजिंग होती है अगर इस तरह का, मतलब अगर मान लीजिए कि 20-25 लाख का भी अगर अंतर आ गया, हाँ, में भी नौकरियां मैंने देखी कि यहाँ पर कई लोगों की नौकरियां चली गई हैं। हाँ। हमारे बीच में किसान सुब्रत मणि त्रिपाठी जी भी हैं, जो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। किसानों से संबंधित समस्याएं आप लोगों को क्या झेलनी पड़ती हैं, इस पर आप क्या समझते हैं? सूचना का अधिकार कितना मदद आप लोगों को कर पा रहा है? किसानों के मुद्दों को आपने उठाया है कई बार, कुछ इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालिए आप। हम अपने सभी साथियों का कोटि से अभिनंदन करते हैं, और परम आदरणीय, परम सम्माननीय, आज हमारा एक सौभाग्य है कि हम अपने सूचना आयुक्त जी के समक्ष बैठे हैं। उनका हम कोटि से अभिनंदन करते हैं। पूरे प्रदेश में सूचना क्रांति ला दी है, उनका मैं किन शब्दों से अभिनंदन करूं। बहुत बहुत अभिनंदन सर आपका। और किसानों की समस्याओं से संबंधित अभी भाई साहब ने बतलाया है कि विभागों में दे सूचना के अधिकार के तहत तो जानकारियां देने में इधर उधर करते हैं, लेकिन हम अपने शिवानंद जी का और अपने सभी सूचना के इस क्षेत्र में काम करने वालों का बहुत कोटि से अभिनंदन करते हैं। पूरे जिले में आदरणीय शिवानंद भाई साहब, आपने इतना प्रयास किया है कि अब सूचना का अधिकार पेपर मीडिया सब में छपने लगा है, और आने वाला दिन बहुत अच्छा होगा। और जी, और हमने तो 2006 में पहली सूचना के लिए लगाया था 3/7/2006 एमपीबी के खिलाफ, और तब से लगातार मान लीजिए लगाता रहता हूँ सूचना के अधिकार के तहत आवेदन, और उनमें जानकारियां मिलती रहती हैं। और आपने ये जो जूम मीटिंग शुरू की है, उससे हम सब बहुत बारीकियां मालूम होती हैं। उसके लिए हम आप सब का, अपने सभी भाइयों का, नित्यानंद जी का, भाई साहब का, सभी भाइयों का मैं कोर्ट से अभिनंदन करता हूँ। और ये जूम मीटिंग आपने आरटीआई की बात की जिसमें आपको जानकारी नहीं मिली थी, आप बताएंगे कौन सी वो जानकारी आप चाह रहे थे? हमने जिला पंचायत में एक लगाई थी। मान लीजिए कि अपने यहाँ निर्मल पंचायतें कितनी है, क्या हुआ कि हम सब जगह कह दिया जाता है पूरे देश में विदेशों में कि हमारा देश शौच से मुक्त हो गया है, और माने खुले में शौच से मुक्त। तो हमने लगाया था कि जिला पंचायत में कि रीवा जनपद के अंतर्गत माने कितनी पंचायतें हैं जो खुले में शौच से मुक्त हैं, तो उसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। फिर एक बार हमने टाउन एंड कंट्री में लगाया था। मान लीजिए कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग किसानों को बिना बतलाए उनकी जमीनों में मान लीजिए कहीं लिख देगा कि यहाँ खेती है, यहाँ कॉलोनी है,
और महानगर बनाने के चक्कर में किसानों को बहुत बर्बाद कर देते। कहीं लिख देंगे प्रदूषित एरिया है, तो उसमें हमने लगाया था, तो उन्होंने कहा कि पूरे मैप हम आपको नहीं दे सकते। हमने कहा जिले में जितना आपने जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के तहत रीवा जिले में क्या प्लानिंग की है उसका मैप, तो बोले कि हम मैप उसमें देते हैं। मैप का माने मैप एक एरिया का आप ले सकते हैं, लेकिन पूरे जिले का मैप आप नहीं ले सकते। फिर उन्होंने लिया भी नहीं था आवेदन सूचना के अधिकार के तहत। सुब्रती भैया, हर ब्लॉक में जो कार्यालय है शिकायत के बारे में। जी सर। इस विषय में हाँ हेलो, तो इस विषय में क्या आपने फिर आपका आवेदन नहीं लिया था तो अपील आपने की थी क्या? अपील उस समय हमें भाई साहब आपको ये जरूर बतला देना चाहता हूँ, सूचना के अधिकार के तहत ये हम आज आम आदमी के अंदर भी ये है कि सूचना के अधिकार के तहत आवेदन देना है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके आने के कारण और आपकी जूम की मीटिंग के अंदर अपील करना है, क्या करना है, क्या कि डिटेल जैसे मान लीजिए अध्ययन होना बहुत जरूरी है। अब जागरूकता आ रही है और वो आपसे हम बीच में परामर्श लेते रहते हैं और अब पुनः हम लगाएंगे उसमें। जी बिल्कुल, पुनः आप लगाइए। यदि वो आपकी आरटीआई ना लें तो धारा 18 के तहत शिकायत करिए, और यदि आरटीआई आपने जमा कर दी है और आपको मेरा एक सवाल था। जानकारी नहीं मिली तो 19 के तहत प्रथम अपील करें, और फिर इस तरह से अपीली प्रक्रिया का आपको बताएंगे जो भी है हम लोग। जी आपसे हम मार्गदर्शन लेते रहेंगे शिवानंद भाई साहब आपसे, और आदरणीय आयुक्त महोदय का पुनः मैं बहुत कोटि अभिनंदन साथ योग करता हूँ। धन्यवाद। हेलो शिवानंद जी, मेरा एक प्रश्न था। वीरेंद्र जी हाँ जी, मैं इसमें कुछ एक सजेशन देना चाहता हूँ। हेलो हाँ, मुझे लगता है कि अब ये काफी लंबा समय हो गया है। आज हम लोगों को कर दिया है सर, एक आवेदक को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। बस मेरी जो 3 अपील है आदरणीय आयुक्त महोदय से 9/9/20 की है, उसको सुनवाई का अवसर देने की कृपा करें। राहुल जी से सर मेरा एक निवेदन है कि डेस्क भी है, कुंज बिहारी जी, एक जीआरडी डेस्क भी है। सर ब्लैकलिस्ट विराम करिए, काफी टाइम हो गया सर। जीआरडी डेस्क का भी आप इस्तेमाल करके आप लोग। सर मैं एक सजेशन केवल देना चाहता हूँ। वीरेंद्र कुमार जी बहुत शॉर्ट में जी प्लीज। हाँ जी, मैं राहुल सिंह साहब को केवल ये कहना चाहता हूँ कि जैसे वो 4-1B का मामला आया था, तो मैं मानता हूँ कि हजारों पब्लिक अथॉरिटीज है और आयोग को इतना टाइम नहीं मिलता है कि हर एक 4-1B के मैनुअल देखे। फिर भी जहाँ पर कोई पीआईओ शिकायत करता है कि साहब अमुक व्यक्ति बहुत ज्यादा आरटीआई लगाता है, तो वहां पर जैसे उत्तराखंड में वो पूछा जाता है कि आयुक्त तो सीधा उससे पूछ लेते पीआईओ से कि भाई आपके 4-1B के मैनुअल आपने पब्लिश किए है। तो ये सवाल यदि पीआईओ से पूछ लिया जाए तो वो ये उनकी पीआईओ की जो शिकायत रहती है कि अमुक व्यक्ति बहुत ज्यादा सूचना मांगता है, ये शिकायत जो है वही हो जाएंगी और उसको फिर ये वो अपने मैनुअल पहले एग्जामिन करेगा। और कभी कभी आयोग ऐसे ऑर्डर भी देता है कि पहले आप अपने 4-1B के मैनुअल को पब्लिश करिए या उसको अपडेट करिए। तो जहां पर पीआईओ शिकायत करता है कि बहुत ज्यादा कोई आरटीआई लगाता है, वहां पर जरूर आयुक्त महोदय को उनसे प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या आपने 4-1B के मैनुअल पब्लिश किए हैं। थैंक यू सर। बहुत ही महत्वपूर्ण वीरेंद्र कुमार जी, मैं पूरी तरह से आपकी इस बात से सहमत हूं। और मैं माननीय आयुक्त महोदय हमारे बीच में है और हम हमेशा ही यही कहते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति जानकारी मांगता है, पंचायत का ही एक व्यक्ति है, उसको जानकारी नहीं पता है, वो चाहता है कि उसकी 5 साल की जानकारी मिल जाए। ठीक है, 5 साल की जानकारी वॉल्यूमियस हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, लेकिन उसकी इंटेंशन 5 साल की जानकारी मांगने के पीछे यही है कि हम निकाल करके जो हमारे ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार हुआ है उसको हम बाहर निकालेंगे और इस पे हम कार्यवाही करवाएंगे। तो कई बार ये जो लोक सूचना अधिकारी हैं जानकारी नहीं देते हैं, इनका ये कहना होता है कि बहुत ज्यादा जानकारी मांग ली है। मैं कहता हूँ एक पंचायत की इतनी बड़ी जानकारी होती ही नहीं है 5 साल की। आपने मात्र 2 या 3 गांव के बीच में इतने कौन से काम करवा दिए, पूरे देश भर का काम करवा दिया, कितनी बड़ी जानकारी हो गई। कोई जानकारी बड़ी नहीं होती है, वो तो सिर्फ इतना है भैया आप जानकारी देने से बचना चाह रहे हो। मैं बार बार ये निवेदन करता हूँ इस बात को लेकर के माननीय आयुक्त महोदय से। पर ठीक है, इस बात को अपन देखेंगे और धारा 4 वाली जो आपने बात कही है इसकी डिमांड हम भी करेंगे। और एक सर और मैं जोड़ना चाहूंगा, जैसे अभी भास्कर सर ने कुंज बिहारी जी को डांट दिया था कि मतलब आप किसी को ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। मेरा ये मानना है सर, मेघराज जी पूरा कर लें फिर रोहित जी आप बाद में। हाँ जी सर, मेरा मानना है इसमें कि जैसे आरटीआई एक्टिविस्ट ने 2-3 आवेदन कर दिए और अगर उनकी जांचें होने लगी या उनको कुछ ऐसी चीजें देनी पड़ रही हैं जिससे भ्रष्टाचार ओपन हो रहा है, तो आरटीआई एक्टिविस्ट ब्लैकमेलर हो जाते हैं। या एक अधिवक्ता है या सोशल एक्टिविस्ट है, उसने 4-6-10 PIL कर दी, तो उसके खिलाफ एक गलत नैरेटिव चलाया जाता है।
इसी प्रकार से जैसे किसानों ने अभी थोड़ी सी बात मांग ली, तो उनके विरुद्ध इस तरह से हम लोगों को डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। अच्छे से अच्छा पढ़ा अधिवक्ता या अच्छे से अच्छा पढ़ा व्यक्ति भी अगर थाने में जाए ना, उससे भी अगर अकेला है तो अभद्रता की जाती है। तो अगर हम मांगने में अगर हमको कह रहे हैं तो उसके पास अगर प्रूफ है तभी तो वो बोल रहा है। उसको कई नियम कानून पढ़ाए जाते हैं, लेकिन अपने आप को वो सुधरना नहीं चाहते। तो मेरी सभी एक्टिविस्टों से निवेदन है कि अपने आप को डिमोरलाइज ना हो और किसी एक दूसरे को ब्लैकमेलर ना बोले। अगर वो कभी ब्लैकमेलर कर ही नहीं सकते अगर वो गलत ना हो। बिल्कुल सही बात है, पूरी तरह से मैं आपसे सहमत हूं कि ब्लैकमेलिंग की समस्या उसको होती है, ब्लैकमेल के लिए वो बात करता है जो गलती स्वयं किया हुआ है, तो इसमें सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तो इस मुद्दे पर ज्यादा डिस्कस ही नहीं करता, क्योंकि ये तो आम बात है। हम सब ज्यादातर जो भी लोग हैं इसको सबको फेस करना पड़ता है। हाँ, मैं श्रीमान से सहमत नहीं हूँ। भास्कर प्रभु हम सबके मार्गदर्शक हैं और उन्होंने कुछ नई चीजें करने के लिए कहा है। डांटते किसी को नहीं है, वो सभी एक्टिविस्टों के हमेशा उनकी मैं सभी बातों से सहमत हूँ जो उन्होंने इसके लिए बोला कि आपको ये कर सके। भाई थोड़ा बहुत अगर हम कर भी रहे हैं भाई कुछ ऐसे काम, लेकिन मार्गदर्शक के तौर पर वो कभी ऐसा बोल दिए तो उसको मार्गदर्शक वो तो सिर्फ उनका ये कहना रहता है कि हम लोग उससे जितने भी मेरे अतिथि महोदय और आयुक्त महोदय मेरे मार्गदर्शक हैं और मेरे संरक्षक हैं और मेरे गार्जियन भी हैं, उनको सभी को मेरा कोट नमन। सर मेरा नहीं, भास्कर प्रभु जी हमारे बीच में आए, वो वही इसके कंक्लूडिंग रिमार्क ही देंगे। भास्कर प्रभु सर कृपया आप इसमें कुछ अपना बात रखें। सर मेरा एक निवेदन है, आप खत्म करिए शिवानंद जी आज प्रोग्राम। हाँ सर, विराम दिया जाए सर। इस प्रोग्राम को अभी ऑफ करें, बहुत लंबा हो गया। रोहित नागदा जी, हाँ रोहित नागदा जी आपका क्या गुरुवार को आप इसको करें कंप्लीट सर। राजस्थान राज्य सूचना आयोग शिकायत को रिजेक्ट कर रहा है कि अपील करो। अपील कर चुके हैं, फर्स्ट अपील, तो भी कोई रिस्पांस नहीं आया, ना कोई लेटर आया, ना पीआईओ ने कुछ किया है। तो शिकायत को इस तरीके से रिजेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट अपील करो, सेकंड अपील करो। तो फिर शिकायत दो तरीके हैं। देखिए अपन डिस्कस चाहे जितना भी कर लें, लेकिन इसके लिए दो तरीके हैं जो सामने आए हैं। नंबर एक लीगल नोटिस तैयार की गई है। भास्कर प्रभु जी और गांधी जी सर लोगों ने एक बढ़िया लीगल नोटिस तैयार की हुई है। वो लीगल नोटिस आप अपने आयोग को सर्व करिए और उनसे बोलिए कि जिस तरह से कर्नाटक और कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला है कि 45 डेज के अंदर अपील का फैसला किया जाएगा, उसको डिस्पोज किया जाएगा, तो वो क्यों नहीं हो रहा है उसके विषय में आप उनको लीगल नोटिस सर्व करिए। लीगल नोटिस पे यदि वो कार्यवाही ना करें तो 1 महीने के बाद संबंधित हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन या जो भी है PIL आप दायर करिए, आप लोग व्यवस्था बनाइए। नंबर 1 बात। और 18 की जो बात आई है, सेक्शन 18 को लेकर के जो इंटरप्रिटेशन ये सब चल रहे हैं, कोई भी आयुक्त हमें लग रहा है कि वो मणिपुर का जब से डिसीजन ये सब आ गए हैं, तो इसके बाद कोई भी सूचना आयुक्त इसके अगेंस्ट नहीं जा रहा है, क्योंकि सबको अपने अपने थोड़ा सा इंप्रेशन की पड़ी रहती है। वो दे भी देंगे तो खैर हर कोई PIO तो नहीं जाएगा, हाई कोर्ट नहीं जाएगा, हर कोई PIO नहीं जाएगा, हम सबको पता। लेकिन जो PIO चला गया हाई कोर्ट, तो उसमें फिर सूचना आयोग के अगेंस्ट निर्णय आ जाएगा, तो उससे उनकी इंप्रेशन खराब होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, उसकी आप लोग तैयारी करिए। अभी इसका डिस्कशन ही चल रहा था, जो इसका रिमेडी है उस पर अपन जाएंगे। और ज्यादा फालतू के डिस्कशन करने से, इसको प्रोलॉन्ग करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम कितना भी डिस्कशन कर लें, अवेयरनेस तो फैल जाएगी, ये सब जानने लगेंगे लोग, लेकिन हम इसका कोई नहीं, क्योंकि सीधी सी बात है, कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के अगेंस्ट में कोई नहीं जाएगा, कोई सूचना आयुक्त नहीं जाएगा, बार सूचना आयुक्त डर रहे हैं करने से। तो इसमें हमें लगता है कि इसका यही समाधान है इन बातों का। और अब हमें लगता है कि अभी एक कार्यक्रम संपन्न भी करना चाहिए। और अब भास्कर प्रभु सर, यदि हम कह रहे हैं इस विषय में अपना कुछ, लेकिन शायद भास्कर प्रभु सर भी नहीं निकल गए हैं। मेरा एक निवेदन सुन लीजिए। हाँ जी बताएं सर। गुजरात इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ने एक आवेदक को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, अभी जीवन भर वो RTI नहीं लगा सकते। तो क्या इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को ऐसा अधिकार मिला है कि वो किसी को नहीं, कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। इसकी अच्छी खासी खिंचाई हो रही है और हर कोई इस निर्णय के विरुद्ध इनफैक्ट लिख रहा है। मेरा
मेरा एक कॉल आ गया था तो नेटवर्क थोड़ा सा हाँ नेटवर्क डाउन हो गया था, कॉल आ गया था। ये गलत निर्णय है, इसके विरुद्ध जाना चाहिए और मतलब इसको अपील करनी चाहिए, संबंधित कोर्ट में इसको अपील करनी चाहिए। और ये गलत निर्णय है। किसी भी आयोग के पास, किसी भी कोर्ट के पास ये अधिकार नहीं है कि उसका फंडामेंटल राइट्स हमारा वो छीन ले। इसके विरुद्ध अपील हमें करनी चाहिए, हमारा ये मानना है। और आप उनको बोलें कि वो अपील करें। और हर तरह से इसकी भर्त्सना हो रही है। हर कोई इसके बारे में मीडिया में लिख रहा है और हर कोई इसके बारे में अगेंस्ट में लिख रहा है। जो निर्णय हुआ है ये गलत निर्णय है। अब निर्णय तो कर दिए ना, लेकिन अब उसको अपन को अपील चैलेंज करनी पड़ेगी। हम कह रहे हैं, सब कोई कह रहे हैं गलत है, इसको अपील करनी पड़ेगी हमें। अच्छा ठीक है सर। हाँ चलिए देवेंद्र अग्रवाल जी, अब आप इस कार्यक्रम को संपन्न करें। सुन पा रहे हैं? जी सर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के हमें दिया। और हम लोगों ने आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा किया है और निश्चित तौर पे हमने कुछ ना कुछ यहाँ से जाना है और समझा है। और निश्चित तौर पे हमको जो है उस पर काम करने की जरूरत भी है। अब हम आगे का जो कार्यक्रम, इसमें आगे की रूपरेखा जो भी तैयार होगी, हम उसको आपको बहुत जल्दी व्हाट्सएप के माध्यम से आप सभी तक पहुंचा देंगे कि आगे हमें क्या कर सकते हैं और हम किस तरीके से इस मामले को निर्णायक स्थिति में पहुंचा सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। आज हमने 4 घंटे लगभग का हमारा सेशन हो चुका है और एक बहुत लंबा सेशन था ये आज का। वाकई ये महाबैठक थी। और आज हमारे को सबसे बड़ी तकलीफ ये रही कि हमारे बहुत सारे साथी जो हैं जुड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि 100 से ज्यादा पार्टिसिपेंट जोड़ने के लिए हमारे पास व्यवस्था नहीं थी, जिसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। और आप सभी बने रहे हैं, हम लोग आगे मिलते रहेंगे। और इसी के साथ आप सभी को प्रणाम। जय हिंद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और अगले संडे को अपन फिर मिलते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। लिफ्ट हो गया।